नमस्कार। एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। इस समय यूपी की सियासत में सबसे ज्यादा हलचल तेज है। लोकसभा चुनाव में जब से बीजेपी की सीटें घटी हैं, लगातार मीटिंगों का दौर चला और अब सीएम योगी की पूरी नजर 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर है। ऐसा लगता है फूलपुर, मिल्कीपुर, खैर, करहल, गाजियाबाद, कटेहरी, मझुआ, कुंदरकी, मीरापुर और सीसामऊ की सीटों के उपचुनाव ही तय करने वाले हैं कि 2027 में किसकी दावेदारी मजबूत रहने वाली है। लोकसभा चुनाव में शानदार कामयाबी के बाद एसपी का हौसला बुलंद तो है और बीजेपी भी अपनी तैयारी तेज कर चुकी है, लेकिन इन दोनों गुटों की लड़ाई में अब मायावती की बीएसपी भी शामिल हो गई है। अब तक उपचुनाव से दूरी बनाए रखने वाली बीएसपी के जिलाध्यक्षों सहित बड़े पदाधिकारियों की बैठक में पार्टी सुप्रीमो मायावती ने उपचुनाव का ऐलान जंग कर दिया है। अब बड़ा सवाल है कि बीएसपी के मुकाबले में यूपी की सियासत कितनी दिलचस्प हो गई है। जो दलित वोट लोकसभा चुनाव में अखिलेश की झोली में खिसक गया था, क्या वो फिर से बीएसपी में लौटेगा और इस तिकोने संघर्ष में किसको ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं और उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया। इसे दोबारा जनता के बीच में अपनी रणनीति को रखेंगे। जनता जो लग रहा था, अब ये आरक्षण का मुद्दा भी उठाया, बहन जी ने इतनी मजबूती से उठाया। इस आरक्षण का अकेली बहन जी नहीं उठाया है। आरक्षण का जो नाम ले, आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ का नाम लेके जो लोग बाबा साहब को अपने सर पे टांग के कहते थे, जिनमें से कोई नजर नहीं आया। आज सिर्फ हमारी बहन नजर आ रही है। तो सर जनता और बहुजन समाज और सर्व समाज सभी लोग चाहते हैं कि बहन जी का शासन काल, समृद्धि का शासन, प्रशासन, अनुशासन जो बहन जी के काल रहा था, स्वर्णिम काल कहा जाता है, अब दोबारा से लोग उसी तरफ देख रहे हैं। तो शुरुआत यहीं से करेंगे उपचुनावों से। मैम 10 सीटों के लिए 2 सीट का ऐलान हो चुका है, 8 पे कब तक होगा ये? अभी एक जिला पंचायत चुनाव हुआ, आपने देखा, उसमें बहुजन समाज पार्टी के ही सबसे आगे जीती है, आगे होके, और बीजेपी के तो उसमें शायद 500-400 कुछ वोट ही मिले। सर आरक्षण मैम खत्म करने की जो बात कही थी कि जो है अब मायावती जी ने जो है बाहर निकल, चुनाव से पहले क्यों चुप थी? नहीं, बहन जी हमेशा जरूरी मुद्दे सब पे बात करती। उनके टुडे हर छोटा बड़ा मुद्दा देश की राजनीति में, देश की सामाजिक, आर्थिक, कोई भी जहाँ पे भी जरूरत होती है, बहन जी हमेशा अपनी बात रखती हैं, आगे बढ़ के करती हैं। और ये है कि जो है नेशनल मीडिया, वो कभी भी बहन जी को आगे को बढ़ के दिखाता ही नहीं है। हम कहाँ होते हैं? कहीं नहीं होते हैं। हमारे लोगों के मुद्दे नहीं दिखाते, बहन जी को में इग्नोर किया जाता है। मैम कोई मायावती जी ने कुछ है आरक्षण को लेकर क्या जनता के बीच में कुछ जाने की बात कही आप लोगों ने? बिल्कुल, हम लोग तो पहले से ही जनता के बीच में, जब से आरक्षण की बात आई है, बहन जी ने अपनी बात रखी है। हम तो तभी से जनता। तो माननीय बहन जी ने सिर्फ इतना कहा है कि उपचुनाव की तैयारी जोर शोर से करनी है और जो सेक्टर कमेटियां हैं और पोलिंग बूथ उनको रिव्यू करके अपने संगठन को दुरुस्त रखना। जातीय समीकरण को लेकर भी बात? नहीं, कुछ बात नहीं, मान ये सिर्फ चुनाव के लेकर बात हुई। पिछले 1 महीने की रिपोर्ट भी आप लोगों ने आज साझा की होगी, क्या अपडेट रहा पिछले महीने की? वो अच्छा, जो माननीय बहन जी ने सेक्टर की जो कमेटियों को हमसे रिव्यू के लेगा, उसका हमने रिव्यू की माननीय बहन जी को रिपोर्ट दिया, तो माननीय बहन जी से संतुष्टि हो, बहुत अच्छा कार्य रहा। इतनी बड़ी बैठक में आकाश आनंद दिखाई नहीं दिए। ये माननीय बहन जी का विशेष है, वो माननीय बहन जी बताएंगे। कानून व्यवस्था को लेकर ही बात की, बाकी और कुछ बात नहीं हुई, सिर्फ यही बातें हुई। थैंक यू। बहन जी का आदेश है, संगठन पूरा दुरुस्त होकर चुनाव लड़ेगा। आरक्षण के मुद्दे पर जो पूरे देश में सियासत हो रही है, ये एक उसके होना चाहिए सपोर्ट देश है प्लेयर का, उसके खिलाफ अगर आज उठाई है तो देश की प्ले की नेता माननीय मायावती जी और कोई नहीं। सर दो सीटों पे जो है कंफर्म माननीय बहन जी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया, आपको पता चल जाएगा। 8 सीटों पर वो सब बहन जी का संगठन है। बासी समाज से है, बासी समाज से एक ब्राह्मण से। एडवोकेट विजेंद्र कश्यप मेरा मैं सहारनपुर का मंडल कोऑर्डिनेटर हूँ, सेक्टर प्रभारी हूँ सहारनपुर मंडल का। मेरे अधिकार क्षेत्र का ये मामला ही नहीं है। अपना नाम बता दीजिए। एडवोकेट विजेंद्र कुमार कश्यप, सहारनपुर मंडल प्रभारी। चुनाव को लेकर के बहुजन समाज पार्टी की बहुत मजबूत तैयारी है और जो ये बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी के लोग मिल करके जो SC ST का आरक्षण के वर्गीकरण करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग गांव स्तर तक अपने लोगों को इस बात को बताएंगे कि संविधान दिखाने वाले लोग आज संविधान की बात नहीं कर रहे हैं। मिर्जापुर और फूलपुर सीट पर क्या कैंडिडेट तय हो गए हैं? देखिए, अभी हमारे यहाँ प्रभारी बने हैं, अभी प्रभारी बनाए हैं मिर्जापुर का। जो प्रभारी होता है वही प्रत्याशी भी होता है बसपा का। हाँ, वो जो प्रत्याशी घोषित किया जाएगा तो आप लोगों को जानकारी हो जाएगी। प्रभारी बनाया गया है, कौन नाम बता दीजिए दोनों का। नहीं, अभी तो सबका नहीं हुआ है और जो होगा तो वो घोषित किया जाएगा। फूलपुर वाली बता दीजिए। मिर्जापुर हमारे पास
बदला नहीं जा सकता है, आर्टिकल को संशोधन किया जा सकता है। उस संविधान को बचाने की बात किया है इंडिया ने और बदलने की बात की है इंडिया ने, जो ये सरासर गलत है। संविधान के आर्टिकल को संशोधन करके SC/ST का नुकसान बहुत किया गया है और इस नुकसान को करने में न भाजपा पीछे है, न कांग्रेस, न समाजवादी। जिस तरह से कल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस है वो आरक्षण को श्रेय दिए हैं जवाहरलाल नेहरू को, इस पर अब मायावती जी ने भी ट्वीट किया, आप क्या कहेंगे? देखिए, आरक्षण जो कुछ मिला है SC/ST OBC को डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, बाबा साहब बदौलत मिला है जी। तो बीएसपी की लखनऊ में आज बैठक हुई, तमाम जोनल पदाधिकारी शामिल हुए, तमाम जिला अध्यक्ष शामिल हुए और इस मीटिंग में मायावती ने जो टास्क दिए थे उन सब की समीक्षा की गई और साथ ही कई बड़े ऐलान किए गए। सबसे बड़ा ऐलान यह है कि 14 साल बाद बीएसपी अब उपचुनाव लड़ने के लिए तैयार है। आपको याद होगा 2010 में जब यूपीए मायावती की सरकार थी तो डुमरियागंज का उपचुनाव हुआ था आखिरी, उसमें बीएसपी ने जीत दर्ज की और उसके बाद ऐलान कर दिया कि आज के बाद हम उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। और अब जब 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं तो बीएसपी एक बार फिर दांव ठोक रही है। बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। बीजेपी जब एक तरफ से मुश्किल में है और बीएसपी दांव ठोक रही है, आखिर कहानी क्या है, बहुत दिलचस्प है। इस सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े होंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद जल्दी लौटते हैं। सरकारी स्कूलों ਦੇ ਵਿੱਚ शानदार पढ़ाई, सरकारी स्कूल शानदार बिल्डिंग ਤੇ सरकारी स्कूलों ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ ਤੇ ਜੱਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ ਤੇ ਕਿਸੇ IAS ਅਫਸਰ DC ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ। ਆ ਹੁੰਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ। सत श्री अकाल जी, आपका हमारे स्कूल ऑफ एमिनेंस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको अपने शानदार स्कूल का टूर करवाऊंगी। आइए। ये हमारा हाईटेक एंड लेटेस्ट क्लासरूम है। इसमें हर किस्म की फैसिलिटी दी गई है, जैसे कि आप देख सकते हो 2 बोर्ड्स भी दिए गए हैं, ग्रीन बोर्ड, व्हाइट बोर्ड। इसके साथ ही साथ हमें एक प्रोजेक्टर भी दिया गया है और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बेंचेस भी दिए गए। हमारे स्कूल की हर क्लास इज फुली वेंटिलेटेड। ऐसी फैसिलिटी आपको हर क्लास में देखने को मिलेगी। हमारा स्कूल सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, खेलों में भी है नंबर 1। हमारे स्कूल ऑफ एमिनेंस में मिलेगा प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छा स्विमिंग पूल। ये है हमारा टेनिस कोर्ट। यहाँ आके गर्ल्स एंड बॉयज दोनों टेनिस की प्रैक्टिस करते हैं और मुझे पूरा यकीन है इंडिया को दूसरी सानिया मिर्जा हमारा स्कूल ऑफ एमिनेंस देगा। मैं आशा करती हूँ आपको भी मेरा स्कूल ऑफ एमिनेंस अच्छा लगा होगा। आओ आप भी स्कूल ऑफ एमिनेंस में एडमिशन लो और पंजाब में शिक्षा क्रांति का हिस्सा बनो। धन्यवाद। हरिद्वार, रुड़की, सीतापुर, गौतम बुद्ध नगर, अमेठी, फिरोजाबाद, चित्रकूट, हनीपुर, कानपुर नगर से ANB न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क ANB न्यूज।
दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे, सामने आएगा हर राज। जो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए एएनबी न्यूज पर भारत को है नाज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से एएनबी न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव, वाराणसी, चंबा, बिलासपुर, भूतपुर, गुरुग्राम, घरौला, फरीदाबाद, करनाल, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, रुड़की, सीतापुर, गौतम बुद्ध नगर, अमेठी, फिरोजाबाद, चित्रकूट, हनीपुर, कानपुर नगर से एएनबी न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे, सामने आएगा हर राज। जो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए एएनबी न्यूज पर भारत को है नाज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से एएनबी न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। और ब्रेक के बाद राजधर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति चल रही है और वहां पर पिछले कुछ समय से मायावती की बीएसपी जो है वो कमजोर पड़ती जा रही थी। लोकसभा चुनाव में बीएसपी 79 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी और उसके वोट 9.36% आए। जो कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ी उसके वोट भी उससे ज्यादा थे। इस हालत में आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की मजबूत पार्टी जिसका करीब 22% वोटों पर दावा बनता है वो ऐसी हालत में पहुंच जाती है। उसके बाद आज जब मीटिंग होती है पदाधिकारियों की तो बीएसपी एक बार फिर वो बड़ा फैसला लेती है जो 14 साल पहले उसने किया था जब डुमरियागंज में आखिरी उपचुनाव लड़ा था। उस समय मायावती यूपी की सत्ता पर थी और पूरी धमक के साथ थी। तब उन्होंने ऐलान किया था कि उपचुनाव में बीएसपी शामिल नहीं होगी और तब से लगातार बीएसपी अपने प्रत्याशी नहीं उतारती है। इस बार पहली बार 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और बीएसपी ने ऐलान कर दिया है कि आप उपचुनाव में उतरेंगी। इतना ही नहीं, 3 सीटों पर पार्टी प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है। फूलपुर से शिवबरन पासी, मंझना से दीपू तिवारी और कटेरी से प्रतीक पांडे जो पवन पांडे के बेटे हैं, इन 3 प्रत्याशियों के नाम के भी ऐलान कर दिया। तो ये कैसी तैयारी है और इससे उत्तर प्रदेश की राजनीति आखिरकार कहां जाती दिखाई दे रही है। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दीपक सोनकर जी हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी। संतोष दोहरे हैं, दलित चिंतक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीयूष त्रिपाठी हैं, वरिष्ठ पत्रकार लखनऊ से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र वर्मा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले दीपक जी आपके पास आना चाहूंगा। बीएसपी ने बहुत सालों बाद उपचुनाव में उतरने का फैसला किया है, ये कैसी खबर है आपके लिए? थोड़ा राहत महसूस कर रहे हैं अब आप? क्या मुझसे क्वेश्चन है? हाँ दीपक सोनकर जी, मैं ये कह रहा हूं कि बीएसपी ने आज बैठक की, जोनल अध्यक्षों की, जिला अध्यक्षों की बैठक थी, बड़ी बैठक थी, बहुत समय बाद हुई थी और जिस समय से लगातार बीएसपी का ग्राफ गिर रहा है लोकसभा चुनाव में, ऐसे में अब चुनाव में उतरने का ऐलान किया है, तो आपके लिए थोड़ा राहत वाली खबर महसूस कर रहे हैं आप?
दीपक जी, आपको आवाज आ रही है? हैं? आपको आवाज आ रही मेरी? हाँ, मैं जितेंद्र बोल रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है। जितेंद्र वर्मा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। जी जी, मुझे आ रही है आपकी आवाज। चलिए, मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं। जिस तरह से मायावती ने आज बैठक की, बीएसपी के जोनाध्यक्षों की बैठक हुई, जिलाध्यक्षों की बैठक हुई, और लंबे समय बाद उपचुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया है। अभी जिस तरह से दलित वोट लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की तरफ आते दिखाई दिए, बड़ी संख्या में आए भी और आपको सफलता भी मिली, अब वो सिलसिला थोड़ा रुक जाएगा, थोड़ा दिक्कत होगी आप लोगों को? देखिए, राजनीति में सभी को चुनाव लड़ने का स्वतंत्र अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। बीएसपी भी एक राजनीतिक दल है, उसको भी पूरा अधिकार है कि वो अपने चुनाव में प्रत्याशी उतारे। पहले वो नहीं उतारते थे, हम तो चाहते थे कि वो हमेशा ही प्रत्याशी उतारते रहते। लोकतंत्र में इससे लोकतंत्र और मजबूत होता है। चुनावी प्रतिस्पर्धा में भाग लेना सभी राजनीतिक दलों को लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी कोई चुनाव हो, चाहे आम चुनाव हो, छोटा चुनाव हो, चाहे बड़ा चुनाव हो, समाजवादी पार्टी सभी चुनावों को एक दृष्टि से देखती है और उसी हिसाब से तैयारी करती है। तो बीएसपी भी एक राजनीतिक दल है, उनका भी, मायावती जी का एक राजनीतिक दल है, तो उनको बिल्कुल अधिकार है कि वो अपना बैठक कर सकती हैं, संगठन की बैठक कर सकती हैं, अपने प्रत्याशी भी घोषित कर सकती हैं। समाजवादी पार्टी की बात रही तो समाजवादी पार्टी की तैयारी बहुत अच्छी है। तो लगातार हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता नेता लोग तो मेहनत करते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी लगातार देखिए लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक लगातार उनका कुछ पार्टी के प्रति कार्य चलता ही रहता है। सदन में भी जाना रहता है, सदन में भी जाते हैं, लेकिन पार्टी के प्रति जितनी भी जिम्मेदारियां हैं उनको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से लगा के समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता पदाधिकारी उसको बखूबी निभाता है। नहीं, लेकिन जितेंद्र जी, मेरा सवाल सीधा है। जो दलित वोटों के दम पे लोकसभा चुनाव में आपकी सीटें बढ़ गई थी, अब वो दलित वोट वापस मायावती की तरफ चला जाएगा। जब उनको पता है मायावती मजबूती के साथ मैदान में उतर गई हैं और वैसे भी आरक्षण का मसला गर्म है इस समय, तो फिर आपका नुकसान होगा। अभी हमारे 60 सांसद होते, थोड़ा और मजबूती से भाजपा का विरोध कर देते। अभी पीडीए का नारा लेकर समाजवादी पार्टी चली है, ठीक है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, आदिवासी, गरीब अगड़े, समाज में दबे कुचले अगड़े, सबको लेके चल रही समाजवादी पार्टी। लोकसभा चुनाव में हमने पीडीए के नारे को इम्प्लीमेंटेशन किया। हर जाति, समाज, वर्ग, धर्म, संप्रदाय सबसे ज्यादा हिस्सा हमने दलितों को दिया, पिछड़ा समाज के लोगों को दिया। जिसकी जितनी भागीदारी, हिस्सेदारी थी, संख्या थी, उसको उतनी हिस्सेदारी दी। और इसी का परिणाम हुआ कि समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन के 44 सांसद जीते, समाजवादी पार्टी के 37 सांसद। यही उत्तर प्रदेश की जनता की ताकत रही, पीडीए की ताकत रही। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी। यही तो जितेंद्र हम कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं कि दलित अब जो है, चूंकि अब साथ नहीं आएगा तो ताकत कम पड़ जाएगी। नहीं, कोई ताकत कम नहीं पड़ेगी, और बढ़ जाएगी। समाजवादी पार्टी चुनाव में 10 की 10 सीट इंडिया गठबंधन जीत के जा रहा है। 10 की 10 सीट, एक भी सीट से उतर नहीं। 10 की 10 सीट जीत जाएंगे आप। जनता देख रही है कि जनता के साथ कौन खड़ा है, जनता के मुद्दों के साथ कौन खड़ा है, जनता के लिए संघर्ष कौन कर रहा है, तो ये सब देख रहे हैं। बीएसपी तो कभी कोई प्रदर्शन भी नहीं करती है, बीएसपी कभी कोई प्रदर्शन भी नहीं करती है। जनता के लिए मुद्दों पर केवल 1-2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस से काम नहीं चलता है, आंदोलन भी करने होते हैं, धरना प्रदर्शन भी करने होते हैं, और समाजवादी पार्टी जिलावार करती रहती है। ठीक है, ठीक है। दीपक सोनकर साहब, आपको आवाज आ रही है? मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ जी, दीपक सोनकर, आप सीधा सवाल ये है कि बीएसपी के चुनाव लड़ने से, उपचुनाव में उतरने से जो है, जो थोड़ा राहत महसूस कर रही बीजेपी, अब कड़ा मुकाबला हो गया था इंडिया गठबंधन से। देखिए, ये लोकतंत्र का महोत्सव होता है चुनाव, और उस महोत्सव में जो भी दल है वो अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। और अगर आप बसपा की बात करते हैं, बहन कुमारी मायावती जी की बात करते हैं, तो आज उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी की क्या स्थिति है उससे हम सब लोग वाकिफ हैं। मगर मैं एक बात जरूर कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी
किसी भी चुनाव में, चाहे वो उपचुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, अपनी पूरी तन्मयता के साथ, पूरी कार्यपद्धति के साथ, संगठन की योजनाओं के साथ लगातार पूरी जिम्मेदारी के साथ संगठन चुनाव में लगती है और एक एक कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय, वो तो आपने देखा है, लोकसभा चुनाव में बहुत मेहनत की आप लोगों ने, वो तो देखा हमने। लेकिन जिस तरह से दलित वोट जो है इंडिया गठबंधन की तरफ चला गया था, अभी आपको लग रहा है कि मुकाबला 3 हिस्सों में बटेगा तो बीजेपी को फायदा होगा? सीधा सवाल है। देखिए, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं जो लोकतंत्र में जो जनता का जनादेश आया, भारतीय जनता पार्टी उसको स्वीकार करती है, मगर वही समाज जो आप दलित समाज की बात करते हैं, तो समाज को क्या समाजवादी पार्टी ने देने का काम किया? मैं जितेंद्र भाई बहुत दलित समाज की बात कर रहे थे, पीडीए की बात कर रहे थे, किस पीडीए की बात करते हैं, ये पीडीए क्या है इनका? और एक बहुत मजबूत ताकत के तौर पर मायावती निकल के आई और 2007 में तो उन्होंने सरकार भी बहुत बनाई पूरे बहुमत के साथ। लेकिन उपचुनाव लड़ने का फैसला उन्होंने 2010 के बाद नहीं लिया। डुमरियागंज मुझे याद है कि आखिरी उपचुनाव था, उन्होंने उस समय सत्ता में थी और कह दिया था कि हम उपचुनाव में शामिल नहीं होंगे। इस बार उनको क्यों जरूरत पड़ गई? आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि आप उपचुनाव लड़ने को तैयार हो गई हैं? ये तो बहुजन समाज पार्टी की अपनी निजी पॉलिसी है, कैसे चुनाव लड़ना है, कब चुनाव लड़ना है, ये तो बहुजन समाज पार्टी की एक पॉलिसी है और चुनाव लड़ना सबका अधिकार है। और अभी जो समाजवादी पार्टी के नेताजी कह रहे थे, काट के आंधी एक बार चढ़ती है, संविधान की कॉपी लेकर के जो दलित समाज को गुमराह किया, पिछड़े समाज को गुमराह किया, अल्पसंख्यक समाज को गुमराह किया, पीडीए को गुमराह किया और अभी दलित समाज पर इतने अत्याचार हो रहे हैं, माननीय अखिलेश जी की आवाज नहीं आती है। दलित समाज के भावटी कुछ और है और आंतरिक कुछ और है। अभी भाई साहब आपको मालूम है, इन्होंने एमएलसी वो राज्यसभा सांसद बनाए तो जया बच्चन को भेजा और अभी माता प्रसाद पांडे को विपक्षी दल का नेता भेजा और इन्होंने दलितों पे वोट लिए, अध्यक्ष की सीटें आई, मगर इन्होंने दलित समाज को गुमराह किया। आप देखिए, आरक्षण के विरोध में या दलितों के विरोध में जो भी भारतीय जनता पार्टी सरकार योजना लाती है, माननीय अखिलेश यादव जी बोलते हैं अत्याचार होते हैं, अखिलेश यादव जी बोलते हैं। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में इतने बड़े बड़े झूठे वादे किए थे और उसी झूठे वादों में जनता फंस गई और गलत हाथों में केंद्र सरकार चली गई और अब जनता दोबारा गुमराह होने वाली नहीं है। और उसी तरीके से ये लोकसभा जनरल इलेक्शंस में संविधान की कॉपी लेकर के माननीय अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी यूपी में अकेले घूम रहे थे और बाकी कहीं संविधान बचाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। ये पीडीए को उत्तर प्रदेश में गुमराह कर चुके और पहले हमारा दलित समाज गुमराह हो गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी भूमिका बना रखी थी कि हम संविधान बदल देंगे, 400 सीटें आ जाएंगी, तो हमारा बहुजन समाज और खासकर दलित समाज हमारा गुमराह हो गया और सपा के पैंदे में चला गया। लेकिन अब समझ गया है, आज की तारीख में बहन जी ने स्पष्ट कर दिया कि इस पूरे देश में दलित हितैषी या बहुजन समाज हितैषी कोई नेता नहीं है। समाजवादी पार्टी को सिर्फ और सिर्फ एनी आउट एनी कॉस्ट सत्ता चाहिए, सत्ता का सुख चाहिए। इन्हें पीडीए से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ गुमराह करना जानते हैं। अभी देखिएगा भाई इलेक्शन हो रहा है, इसमें बीएसपी की सीटें आएंगी, देखिए कितनी हाचक की सीटें आएंगी, 10 सीटें हैं लगभग भाई इलेक्शन में, इतना बढ़िया सीटों पे संतोष गौरव जी सब बातें बता रहे हैं, आप सब बातें बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि जरूरत क्यों पड़ गई उपचुनाव लड़ने की। अरे क्यों नहीं, हम तो नहीं लड़ सकते हैं, सकते सब है, लेकिन लंबे समय तक नहीं लड़े, अब अचानक क्यों लड़ रहे हैं? मतलब फैसला क्यों बदला, ये कह रहे हैं। क्यों हमारी पॉलिसी है, हमारी जब जरूरत होगी लड़ेंगे, नहीं जरूरत होगी नहीं लड़ेंगे, ये तो इंटरनल पार्टी की पॉलिसी होती है। बिल्कुल, जरूरत तो क्या जरूरत आन पड़ी, यही पूछ रहा हूँ ना, जरूरत ऐसी क्या आन पड़ी है? हार गए थे इसलिए लोकसभा चुनाव में बुरी हालत हो गई थी। आप कौन कहता है, एक बात बता दे भाई साहब, बहुजन समाज पार्टी की ताकत का अंदाजा आप एमपी एमएलए की सीटों से लगाते आप भूल कर रहे हैं। और अगर आप ताकत न समझ रहे होते तो आज बहुजन समाज पार्टी के ऊपर आप डिबेट न कर रहे होते। आज आप अच्छी तरह जानते हैं और आप भी पत्रकार लोग जनता को कैसे गुमराह करते हैं कि एमपी एमएलए की सीट से बहुजन समाज पार्टी की ताकत को काउंट करते हैं।
बहुजन समाज पार्टी की आदरणीय मुखिया जी बहन कुमारी मायावती जी के एक ट्वीट पर केंद्र सरकार हिल जाती है। और क्योंकि उन्हें मालूम है पूरे देश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की ताकत को, और सबको मालूम है, कांग्रेस को मालूम है। लेकिन तो ताकत तो लोकतंत्र वोटों की होती है ना संतोष जी। आप 79 सीट पे चुनाव लड़े, 9.39% वोट मिला, और कांग्रेस 17 सीट पे चुनाव लड़ी और 9.46 आपसे थोड़ा ज्यादा वोट मिला उसको केवल 17 सीट लड़ने पर। आप हमारी बात को सुनिए, सिर्फ काउंटिंग कर मत जाइए। बहुजन समाज पार्टी इज नॉट ओनली पॉलिटिकल पार्टी, इट इज a mission based on अम्बेडकरिज्म, और इट इज ए पावरफुल अम्बेडकरिज्म इन इंडिया। अच्छी तरह आप जानते हैं। तो आप सिर्फ पॉलिटिकली मत करिए बहुजन समाज पार्टी को। और जो गुमराह हमारा बहुजन समाज का वोटर जो हो गया था, इसी 2 महीने के भीतर पूरा समझ गया कि किस तरीके से गलत गुमराह किया कांग्रेस ने, गलत गुमराह किया समाजवादी पार्टी ने। और आज कितना खिलाफ सब कुछ हो रहा है दलितों के खिलाफ, और माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय राहुल गांधी जी और कोई भी और दूसरी पार्टी का नेता दलितों के हित में बोलने को तैयार नहीं है। और बहन जी ने स्पष्ट कर दिया, दिल के खुल कर बोलती है, वो वोट की परवाह नहीं करती है, विरोध का विरोध करती है, गलत का विरोध करती है। उनके मैं सलाम करता हूँ। ऐसे पूरे देश में ऐसा नहीं है जो सच को सच झूठ को झूठ कह सके। ठीक है, उनकी ताकत को आप अच्छी तरह ठीक है, बहुत बड़ी ताकत है, और जो है दोबारा फिर से ताकत और हासिल करने के लिए बीएसपी चुनाव मैदान में उतर रही है। पीयूष त्रिपाठी जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार हैं लखनऊ के। पीयूष जी, आपको आवाज आ रही है? जी नवीन जी, आ रही है आवाज। हाँ पीयूष जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इतने लंबे समय तक बीएसपी उपचुनावों से जो है किनारा करती रही, मौजूदा हालात में ऐसा क्या हो गया कि उसको दोबारा फिर से उपचुनाव लड़ने का ऐलान करना पड़ा? क्या बीजेपी के लिए कोई जो है फील्ड सजाई जा रही है? नवीन जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बसपा शायद अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, ऐसा लग रहा है। हालांकि ये कह रहे हैं हमारे बसपा के जो साथी हैं कि जो है हमारी इच्छा, हम दलित को इकट्ठा करना चाहते हैं, और यहाँ पे इनकी बातों से निकल के आ रहा है कि कांग्रेस और सपा जो वोट शिफ्ट हो गया है दलित का, वो इनको लग रहा है कि कैसे उसको वापस अपने पाले में लाया जाए। तो शायद ये एक आप रिहर्सल कह सकते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कि 10 सीटें ये जो हैं इसमें लड़के अपनी ताकत का अंदाजा लगाना चाहते हैं कि इनको अपनी ताकत का अंदाजा हो जाए। और ज्यादा अहंकार ठीक नहीं है भाई साहब, अहंकार ठीक नहीं है। मैं राजनेता नहीं हूँ, मैं पत्रकार हूँ महाराज। मुझे क्या, आप पत्रकार हूँ, मेरे लिए जैसे भाजपा जैसे सपा वैसे बसपा। मैं भी राजनेता नहीं हूँ भाई साहब। तो अहंकार वाली बात कहाँ से आ गई संतोष जी? तो बातचीत चल रही है, समीक्षा चल रही है, सुनिए आप। वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो समाजवादी पार्टी के नेता जी बोल रहे हैं, ने आज कहा कि ये प्रतिष्ठा का प्रश्न है बसपा के लिए। बिल्कुल सही बात है। आप पिछला विधानसभा चुनाव देखिए, सिर्फ 1 सीट मिली बहुजन समाज पार्टी को। इस लोकसभा चुनाव में जितनी भी सीटें सपा की बढ़ी हैं, ये वो सीटें हैं जो 2019 में बसपा ने जीती थी, या जो बसपा के कैंडिडेट सपा में आ गए और सपा से चुनाव लड़े। तो नुकसान तो भाजपा का हुआ है, लेकिन साथ में बसपा का भी हुआ है। और ये जो 10 सीटें हैं, इन 10 सीटों में 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं। आकलन होगा कि बिल्कुल 2027 के चुनाव के लिए जो है बहुत बड़ी जो है रणनीतिक तैयारी है। छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ ਤੇ ਜੱਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਡੀਸੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੈਠੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ। ਆ ਹੁੰਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ। सच
श्री अकाल जी, आपका हमारे स्कूल ऑफ एमिनेंस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको अपनी शानदार स्कूल का टूर करवाऊंगी। में एक प्रोजेक्टर भी दिया गया है और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बेंचेस भी दिए गए। हमारे स्कूल की हर क्लास इज फुली वेंटिलेटेड। ऐसी फैसिलिटी आपको हर क्लास में देखने को मिलेगी। हमारा स्कूल सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, खेलों में भी है नंबर 1। हमारे स्कूल ऑफ एमिनेंस में मिलेगा प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छा स्विमिंग पूल। ये है हमारा टेनिस कोर्ट। यहाँ आके गर्ल्स एंड बॉयज दोनों टेनिस की प्रैक्टिस करते हैं और मुझे पूरा यकीन है इंडिया को दूसरी सानिया मिर्जा हमारा स्कूल ऑफ एमिनेंस देगा। मैं आशा करती हूँ आपको भी मेरा स्कूल ऑफ एमिनेंस अच्छा लगा होगा। आओ आप भी स्कूल ऑफ एमिनेंस में एडमिशन लो और पंजाब में आई शिक्षा क्रांति का हिस्सा बनो। धन्यवाद जी। और ब्रेक के बाद राजधर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीएसपी ने बहुत बड़ा दांव चला है। उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया है। 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी की जो थोड़ी स्थिति गड़बड़ाई है उसको संभालने के लिए योगी आदित्यनाथ जो है लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उपचुनाव में उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आएँ। और उधर समाजवादी पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि उपचुनाव में अच्छी खासी बढ़त हासिल करके 2027 के लिए दावा ठोका जाए। इन्हीं सब के बीच में बीएसपी उतरती है और इस मुकाबले को तिकोना कर देती है। लंबे समय बाद तकरीबन 14 साल बाद मायावती ने ऐलान किया है कि उपचुनाव में उतरने जा रही हैं। इससे किसको फायदा होगा और कैसे बदलेगी यूपी की सियासत, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास से एक बार फिर चलते हैं। दीपक सोनकर जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। हमारे साथ संतोष दोरे जी हैं, दलित चिंतक के तौर पर जुड़े हैं। पीयूष त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और जितेंद्र वर्मा जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। दीपक सोनकर जी, एक बार फिर आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह से बीएसपी का जो हाल जो हुआ है पिछले कुछ समय में, और कांग्रेस से भी कम वोट हो गए उनके लोकसभा चुनाव की बात की जाए। हालांकि इससे कोई इनकार नहीं करता कि बीएसपी एक बड़ी ताकत है और वह दोबारा अपने वोट बैंक को वापस लाने की हैसियत रखती है। लेकिन जैसी बीएसपी की हैसियत घटी, बीजेपी को तगड़ा नुकसान हुआ। तो ये जो बीएसपी के एक बार दोबारा चुनाव मैदान में उतरने से कहीं ना कहीं आप लोग राहत महसूस कर रहे हैं, थोड़ा खुल के बता दीजिए आज। देखिए नवीन जी, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा की सरकार बची है और मायावती जी का जो स्तर था वो निश्चित तौर पर बहुत बड़े स्तर का था और और बहुत सामाजिक रही, बहुत जनता के लिए काम किया। मगर जैसे जैसे दौर बीता, जैसे जैसे बीते समय आया और उन्होंने जिस जिस दल से गठबंधन किया, सपा से किया, तब उनका वोटिंग परसेंटेज डाउन हुआ। जैसे जैसे उन्होंने दलों से गठबंधन किया, उनका लगातार वोटिंग परसेंटेज डाउन हुआ। मगर मैं तो एक बात जरूर कहता हूँ, देखिए प्रॉफिट किसको होगा, नुकसान किसको होगा, फायदा किसका होगा, ये तो परिणाम के बाद पता चलेगा। मगर ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी के साथ काम करती है, अपने सिद्धांतों के काम करती है और अपने एजेंडे पर काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ने इस 10 सीटों के चुनाव पर अपना लक्ष्य लिया है और निश्चित तौर पर अपने सहयोगी दलों के साथ हमने जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को जनता से जोड़ने का काम किया है। एक बहुत बड़ा प्रोस्पेक्टर आज जनता के बीच में है कि किसने उन मूलभूत सुविधाओं से उनको दूर रखने का काम किया है और किसने उस गरीब कल्याण की योजना गरीबों तक पहुंचाने का काम किया है, किसने उन गरीबों को छुट्टी देने का काम किया है। दीपक जी, मायावती का आज का बयान है, आरक्षण खिलाफ षड्यंत्र कर रही है बीजेपी। कानून व्यवस्था सिर्फ कागजों पर दिखाई दे रही है, पिछड़ों के साथ नाइंसाफी हो रही है, मस्जिद मदरसों में जो है उन पर जबरदस्ती जो है की जा रही है। ये तमाम मुद्दे मायावती ने उठाए जो बीजेपी के खिलाफ भी जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो आप आरक्षण की बात कर रहे थे, उसको लेकर के हमारे जो भी के सांसद थे वो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी से मिले हैं और उन्होंने इस विषय पर पूरा आश्वासन उन सभी सांसदों को दिया है। और निश्चित तौर पर जो आप विषय बता रहे हैं, अगर पिछड़ों की बात अगर किसी ने करी तो भारतीय जनता पार्टी ने करी, पिछले का आयोग गठन करने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और आज भी
आप एक भारतीय जनता पार्टी का पैरलर उठा करके देखिए, सबसे ज्यादा अगर राजनीतिक लोग हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में दूसरे समाज से, भारतीय जनता पार्टी में दलित समाज से। इसी पार्टी ने केवल हितैषी तो बनने का काम किया, मगर किसी ने नेतृत्व देने का काम नहीं किया, किसी उनको सदस्य करने का काम किसी ने नहीं किया। तो ये सारे विषय आज ये सब चीजें देश की जनता के सामने, जनता के सामने आती है और उसी पर वो खराब करने का काम करते हैं। ठीक है जितेंद्र वर्मा जी, बहुत सारे मुद्दे ऐसे जो आप लोग उठाते रहे हैं, वही मायावती जी ने आज उठाए हैं। आरक्षण खिलाफ षड्यंत्र, मंदिर, मस्जिद और मदरसों पर जो है दखलंदाजी, धन्ना सेठों के इशारों पर सरकार, महंगाई, बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था सिर्फ कागजों पर, पिछड़ों के साथ नाइंसाफी, ये सब मुद्दे तो आप लोग उठाया करते थे। अब मायावती जी उठा रही हैं तो जनता उनके साथ जाएगी। देखिए आदरणीय मायावती जी, ये मुद्दे जो है बस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आती है, चिट्ठी पढ़ देती है। चिट्ठी पढ़ देने में और जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं के निदान में समाजवादी पार्टी को पूरे देश में कोई पा नहीं सकता। कोई भी घटना हो, चाहे दलित समाज के साथ हो, चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय के व्यक्ति के साथ हो, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जाता है, दुख व्यक्त करता है, आर्थिक सहायता भी जहां आवश्यकता होती है करता है, कानूनी सहायता भी समाजवादी पार्टी के अधिवक्ता संगठन की तरफ से की जाती रहती है। दूसरी बात बीच मत बोलिए, संतोष जी आ रहा हूं आपके पास। बीच में ना बोलो यार, बीच में ना बोलो। संतोष जी बीच में बोलिए, आ रहा हूं आपके पास। बोले ना, अरे अपनी पारी पे बोले ना भाई। अभी 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 तुम्हारी पारी संतोष दोरे जी, अभी आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं अयोध्या आपके का सुख पास। हमें पता है। अभी अयोध्या की नाम धरेंगे तो बद्रीनाथ तक जाएगा। कर्म करना चाहिए आप। अरे बेशर्मो, बड़ा बुरा हारे हो भाई। अयोध्या, चित्रकूट, बद्रीनाथ में तुम्हारी खाल निकालनी पब्लिक ने, अभी समझ में नहीं आया तुम्हें? आप भाषा को नहीं ऐसे ही बोलेंगे। अगर कोई बदतमीज बीच में बोलेगा तो मैं सब्जी नहीं बेच पाऊंगा। अगर भाषा को ठीक नहीं, बदतमीज आदमी, बदतमीज आदमी। संतोष दोरे जी, अभी मौका दूंगा आपको, इसके बाद दूंगा। चुप रहे, बोल लेने दीजिए संतोष जी। गोडसे की औलाद, चुप रहे। संतोष दोरे जी, अभी मौका दूंगा, उसके बाद आपको। बोले जितेंद्र, बोलिए। बोल। अब देखिए बुरा लग गया ना, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, इसलिए मैंने बीच मत बोलो भाई। ठीक है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ दिखावटी बात नहीं होती है, अभी प्रैक्टिकल कितना होता है। प्रैक्टिकल तो समाजवादी पार्टी जा रही है, आर्थिक मदद समाजवादी पार्टी कर रही है, कानूनी मदद किसी भी धर्म संप्रदाय वर्ग का व्यक्ति हो उसके साथ इस भाजपा सरकार में अन्याय हुआ तो हमारा प्रतिनिधिमंडल जाता है और उनकी मदद करता है। और ऐसा ही नहीं है सिर्फ पब्लिक के लिए हम खड़े हैं, हम नेताओं के लिए भी खड़े हैं। हर समाज वर्ग का चाहे जिस पार्टी का कार्यकर्ता हम उसके लिए भी खड़े होते हैं। भाई हमें मौका मिला, ये कह रहे थे दलित का कोई ध्यान नहीं दिया, दलित का वोट ले लिया। हमें मौका मिला तो हमने रामलाल जी सुमन को अभी राज्यसभा भेजा था। हमें मौका मिला तो हमने सामान्य सीट पर भी टिकट दिए हैं दलित समाज को। हमने कभी वसूली नहीं की टिकट के नाम पे। भाई बीएसपी में तो सीधा तय 1 करोड़ 2 करोड़ दे दो, टिकट ले आओ, 4-5 करोड़ दे दो, सांसद जी का ले आओ। लेकिन जितेंद्र जी बीएसपी ने सवाल उठाया, माता प्रसाद पांडे जी सवर्ण है, उनको क्यों आप लोगों ने जो है नेता प्रतिपक्ष बना दिया? देखिए हमारा कहना है, हमने कभी नहीं कहा कि हम केवल एक धर्म वर्ग संप्रदाय की बात करते हैं। हमने कहा ना पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा। तो पीडीए माता प्रसाद पांडे कहाँ फिट होते हैं? वो कहाँ फिट होते हैं? अगड़े में आ गए ना, ऐसे अगड़ा। ऐसे तो अल्पसंख्यक है, सोशलिस्ट नेता, ऐसे अल्पसंख्यक है। बदल दीजिए, परिभाषा ही बदल दीजिए हर बार जो है। भैया आप सुनेंगे नहीं। ऐसे आदिवासी भी है, बहुत बढ़िया, अल्पसंख्यक भी है, बहुत बढ़िया, ऐसे अगड़ा भी है, ऐसे आदि आबादी भी है। अरे हम सबको लेके चल रहे हैं भैया। चलो ठीक है, ठीक है, हम सबको लेके चल अब रहे हैं। ठीक है, आपकी बात आ गई है, ठीक है। सुनिए और सुन लीजिए, हमारे बीजेपी के भाई कह रहे थे तो यूपी की कानून व्यवस्था और एनसीआरबी का डाटा बता रहा है कि यूपी में महिला उत्पीड़न और दलित उत्पीड़न में नंबर 1 पे है। क्या बेरोजगारी बढ़ी है तो डबल इंजन की सरकार से देश में पूरा दुनिया में दिख रहा है। लोग बेरोजगार कैसे आत्महत्या कर रहे हैं और किसानों के रास्ते में कैसे कीलें बिछाई जा रही है, उनकी जान ली जा रही है, ये भी जनता देख रही है। बीएसपी कांग्रेस से नीचे इसलिए तो पहुंची है, बीजेपी का साथ देते रहे, एमएलसी के चुनाव में भी वोट दे दिया, राज्यसभा के चुनाव में भी वोट दे दिया, तो जनता जानती नहीं है दलित समाज को। क्या आप समझते हैं वो समझदार नहीं है? दलित समाज
भूला भटका नहीं, अब समझदार हो गया है, इसलिए उनसे दूर हो गया है। ठीक है। और कोई वोट किसी का बंधुआ वोट नहीं हो सकता, ये बीएसपी को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। ठीक है, सर्व ठीक है। समाज का सम्मान करता है दलित समाज, और सर्व समाज दलित समाज का सम्मान करता है। ठीक है, ठीक है। संतोष दोहरे जी सीधा आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग दलितों का वोट लेते हैं और उनका ख्याल नहीं रखते, और समाजवादी पार्टी ख्याल रखती है पूरा और उनको आगे बढ़ा रही है। हम समाजवादी पार्टी की बात कभी न काउंट की और न समाजवादी को हम कुछ समझते हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की पॉलिसी में थोड़ा अंतर समझ लीजिए जी। बहुजन समाज पार्टी चाहती है कि ऐसी संवैधानिक व्यवस्था की जाए कि किसी पर भी SC, ST, OBC माइनॉरिटी किसी पर भी अत्याचार ना हो, और समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि कहीं अत्याचार हो तो हमें राजनीति करने का मौका मिले। समाजवादी पार्टी ये करती है, अन्य पार्टियां भी यही करती हैं। बहुजन समाज पार्टी ये चाहती है कि ऐसी संवैधानिक व्यवस्था की जाए कि अत्याचार किसी के ऊपर। लेकिन संतोष दोहरे जी लगातार बीजेपी का सपोर्ट क्यों करते हैं आप लोग? अंदर खाने जो है ये आरोप लगते हैं कि बीजेपी को जिताने के लिए आप लोग चुनाव में खड़े हो रहे हैं। देखिए, ये बदनाम, बीएसपी को बदनाम करना बहुत आसान है। ये समाजवादी पार्टी ने ये फंडा उठाया था इलेक्शन में, और असली भी पार्टी तो समाजवादी पार्टी है। जरा योगी जी का जब शपथ ग्रहण समारोह होता है, आप सुनिए मेरी बात को ध्यान से। योगी जी का शपथ ग्रहण समारोह होता है तो कौन जाता है? मान लीजिए नेताजी बीजेपी के फंक्शन में नहीं जाते हैं। बीजेपी के नेता क्या समाजवादी पार्टी के नहीं जाते हैं? आप बता दीजिए कि बहन जी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कभी गई हो तो बीजेपी की बी पार्टी कौन है? और आधी समाजवादी पार्टी तो बीजेपी में भरी है। आधे अखिलेश यादव, मान लिया अखिलेश यादव जी के रिश्तेदार तो बीजेपी में है, तो बीजेपी की बी पार्टी सपा है कि बसपा है? आप ये देख लीजिए खुल्ला। अभी प्रोग्राम होते हैं तो बीजेपी के में शामिल कौन होता है? मान लीजिए अखिलेश जी होते हैं, उनके दाते रिश्तेदार होते हैं, उनके नेता होते हैं, और बदनाम करते हैं बीएसपी को। तो बीएसपी भी पार्टी है, समाजवादी पार्टी भी पार्टी है। ठीक है, गुमराह करना। ठीक है संतोष जी, ठीक है, आपकी बात आ गई है। ठीक है पीयूष त्रिपाठी जी, यूपी की जो राजनीति है, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ दबाव में है, उपचुनाव में उनको ज्यादा सीटें जीत कर दिखाना है कि वो जो है अभी भी लोकप्रिय हैं, और जो केशव मौर्य ने चुनौती दे रखी थी उनको जो है उससे उभरना भी है, और दिल्ली को भी एक आईना दिखाना है। तो इसके लिए जो है उनको बहुत सारी चीजें करनी पड़ रही हैं, और रणनीति बनाई है। लगातार अयोध्या का दौरा भी किया है, मिल्कीपुर सीट बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। उस लिहाज से अब जो मायावती जी का स्टैंड है ये थोड़ा राहत देगा उनको। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मायावती जी जब इस बार उपचुनाव में आ रही हैं पहली बार, और ऐलान कर दिया कि 10 सीटों पे लड़ेंगी, तो वोट तो बटेगा, दलित का वोट बटेगा, और नुकसान कांग्रेस सपा का होगा। तो आप और हम सब अंदाजा लगा सकते हैं कि फायदा किसको होगा। तो इस तरीके से देखा है। और दूसरा, भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न तो है ही। उसकी अपनी 3 सीटें हैं इस चुनाव में, 2 सीटें उसके सहयोगियों की हैं, 5 सीटें तो वैसे ही हैं जो कि उन्हें जीतनी है। अब जो समाजवादी पार्टी के पास ये 5 सीटें थी, अगर उनमें थोड़ा सा भी हेर फेर वोटों का होता है, जो कि बसपा के आने से संभव है कि होगा, तो इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। और 2022 के बाद अब 2027 का विधानसभा चुनाव बहुत दूर नहीं रह गया है। 24 खत्म होने वाला है, आधा खत्म हो चुका है। 24 लगभग 2.5 साल अभी बचा है, 2.5 साल से ज्यादा है। तो एक तरीके से आप देखिए कि विधानसभा का ये सेमीफाइनल आप कह सकते हैं कि अगली विधानसभा के लिए है, और योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके की चीजें अभी दिन पहले हम लोगों ने राजनीति में घटनाक्रम देखा, केशव मौर्य किस तरीके दिल्ली जा रहे थे, अखिलेश यादव उनको ऑफर दे रहे थे 100 लाओ सरकार। चुनाव जीतने के फैक्टर कुछ और भी है, अकेले वोटिंग का नहीं है। इंडिया में जो इलेक्शन सिस्टम है वो इतना अब डेमोक्रेटिक के खिलाफ है कि चुनाव जीतना और हारना सिर्फ अकेले वोट डालने से नहीं है। चुनाव जीतने के लिए और भी फैक्टर है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है आपकी, वो मुद्दा है। और बता दें, ये सिस्टम जब तक लागू रहेगा, मैं गारंटी से कहता हूँ कोई भी ओबीसी का नेता प्रधानमंत्री की सीट पर नहीं पहुंचेगा। तो आप लोग विरोध तो नहीं करते ईवीएम का? दोहरे जी,
और मतदाता जानता है कि उसको कैसे वोट करना है। मैं तो एक ये उस मतदाता को ये पता नहीं है कि मेरा वोट डालने के बाद कहाँ चला गया। ये आप देखिए, संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार ये इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि मतदाता का वोट सुरक्षित रहे और उसको विश्वास रहे कि हमने जिसको वोट दिया उसी के पास जाना चाहिए। और ये बहुत बड़ी बात है। राजनीतिक करना है, अगर उसके सभी राजनीतिक ठीक है संतोष जी, ठीक है आपकी बात आ गई। सभी राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं चोर भाजपा के। सभी राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं चोर भाजपा के। ठीक है संतोष जी ठीक है। चुनाव में उतर रही है तो इस चुनाव की जो उपचुनाव की जो तस्वीर होगी, जो 10 सीटों पे उपचुनाव होने वाले हैं, इसमें आपको नतीजे चौंकाने वाले दिखाई देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा पे लगी है समाजवादी पार्टी की, क्योंकि उसके पास 5 सीटें थी। बसपा के पास खोने को कुछ नहीं है। अगर बसपा एक भी सीट, जैसा मैंने पहले कहा, जीतती है तो उसका तो फायदा ही होगा। और भाजपा की भी पोल खुल गई है। अब भाजपा की भी पोल खुल गई है और समाजवादी पार्टी की भी पोल खुल गई है। ठीक है संतोष जी, ठीक है। आप हो सकते हैं समय कम बचा। जितेंद्र वर्मा आखिरी कमेंट। जितेंद्र वर्मा जी का आखिरी कमेंट। अभी 2027 में दोनों लोग गठबंधन कर लेंगे, भाजपा और मायावती जी। जबरदस्ती है ये, आज तक गठबंधन नहीं किया उन्होंने। सुनिए अभी फिर इनको हराएंगे हम। 27 में एक गठबंधन कर लेंगे, उसके बाद भी हम इनको हराएंगे। अभी देखिएगा 0 सीट आएगी बीएसपी का। अभी दोहरे जी उछल रहे, 0 सीट आएगा, ये बता रहा हूँ मैं आज। 10-0 होगा, 10 इंडिया होगा और ये लोग 0 बांट लेंगे। मतलब बीएसपी और भाजपा 0 बांट लेंगे। दोहरे जी को बुलाइएगा आप काउंटिंग वाले दिन, दोहरे जी को और हमको डिबेट में फिर बुलाइएगा, काउंटिंग वाले दिन जरूर बुलाइएगा। हम और कहीं किसी चैनल पर समय नहीं देंगे। अब दोहरे जी से ही डिस्कस करेंगे कि क्यों हार गए भाई। ठीक है, अभी 10 की 10 हार जाओगे। ठीक है। दीपक सोनकर जी आखिरी कमेंट 30 सेकंड आपके पास है। बताइए कि मिल्कीपुर जीत पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? 2 बार सीएम हुआ है वहां पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ निश्चित तौर पर 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और पूरे लक्ष्य के साथ 10 की 10 सीटों पर चुनाव। अयोध्या का टैग तो हटाना है ना, अयोध्या की हार का टैग। नवीन जी, मेरा आपसे बहुत करबद्ध निवेदन है। आपका बहुत बड़ा चैनल है, आपके बहुत सारे दर्शक हैं। अगर जिस प्रकार के प्रवक्ताओं की भाषा है वो मुझे लगता है उन दर्शकों को पसंद नहीं आई। उस भाषा को ठीक कराने का काम। प्रवक्ता तो पार्टी तय करती है, हम तो तय करते नहीं है, वही भेजती है हमारे पास। ठीक है, इनकी भाषा तो देखिए आप। हाँ ठीक है, ये तो हम भी मानते हैं कि जो निजी तौर पर जो है हमले नहीं होने चाहिए और भाषा पे थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए। कितने दलितों की चिंता की बात करते हैं, जिन्होंने दलितों के साथ इतना अत्याचार किया हो, कितने दलितों की चिंता की बात करते हैं। उनकी भाषा शैली इनको पता। बिल्कुल भाषा का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति लगातार बदल रही है, मायावती जी के आने के बाद जो है एक बार फिर समीकरण बदलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मानों का। तो राजधर्म आज इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।